यू नाउ वाट मिस्टर फेरोज, लोग सिर्फ हमसे जलते हैं और ये रब से नहीं है, वह पहले से हो रहा है। अब जिस इनको एक मौका मिला है, माह फेरोज को मुतमन करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर खान की खुदकुशी ने एक कहराम मचा दिया था और अब की बार इल्जामात का रुख माह की तरफ था। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस झंझट में पड़ना बरकत फजूल है। पाकिस्तान इज नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली कंट्री। फेरोज को अपनी पुरसुकून जिंदगी में कोई टेंशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। इसका बस चलता तो वहां को लेकर किसी दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता। तुम फजूल में इतना पैर कर रहे हो। मुस्तफा खान ने खुदकुशी की है। इसका कतल नहीं हवा जो वो मुझ पर केस बनाएंगे। वो फेरोज को मुतमन करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका कहना है कि वो लड़कियां तुमने भेजी थी। फेरोज, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? वो सवालिया अंदाज में मुखातब हुई। मैं क्यों ऐसा करूंगी फेरोज? और वैसे भी मुस्तफा खान ने जब यही हरकत मेरे साथ की थी तो क्या मैंने खुद को खुद ही उसके सामने पेश किया था? नहीं ना, मुस्तफा खान की नेचर ही ऐसी थी। कोई लड़की कभी खुद पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। ये बात अब लोगों को नहीं समझाई जा सकती। बेगम, यहाँ सिर्फ एक खबर निकलने की देर होती है और इसके बाद कौन सच्चा कौन झूठा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बगैर कुछ जाने आपको टोल करना शुरू कर दे और तब तक कर जब तक आप मर नहीं जाते। मुझे भी यही लगता है फेरोज के मुस्तफा खान ने इसी तोड़न की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया होगा। वरना अगर इसने खुदकुशी करनी थी तो पहली बार ही कर लेता जब मुझसे अपनी गंदी ख्वाहिशात की तकमील चाहता था। कम हाँ वहाँ वो मर चुका है। अगर हम इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम अज कम हमें इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इससे हमदर्दी हो सकती है। मिस्टर फेरोज बानूर को इस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। बीर अली कसमाहा, तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए फाइना पास चली जाओ, तब तक ये मामला भी कुछ ठंडा पड़ जाएगा। वाट यू मेन फेरोज, में अब इस छोटे से मकान में नहीं रह सकती। वैसे भी तुम्हारे बगैर में बरकत इनसिक्योर हो। समझने की कोशिश करो माह, तुम आजकल सबकी नजरों में हो। तुम्हें कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया, बिजनेस मीटिंग और पार्टीज वगैरह से दूर रहना चाहिए। ये मुल्क तो इतना इनसिक्योर है कि मशहूर होने के चक्कर में तुम्हारा कोई दोस्त भी तुम्हें देखकर तुम पर आवाजें लगानी शुरू कर देगा। मैंने फैसला कर लिया है, हम दोनों को ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। वो कुछ देर सोचने के बाद अपना फैसला सुना चुकी थी। वाट दस हज आवर कंट्री महाराई नाउ फेरोज, मगर ये मुल्क महफूज नहीं है। यह कोई भी किसी वक्त भी हम पर अटैक कर देगा और लोग भेड़ बकरियों की तरह इसकी हमायत में निकल पड़ेंगे। हम बरतानिया सफट हो जाते हैं, चंद सालों बाद वापस आ जाएंगे। वहां ने मुल्क छोड़ने का फैसला इसलिए भी क्या था कि एक तरफ जहां उसे अवामी जगहों पर जाने से डर लगने लगा था तो दूसरी तरफ चीन उधर मुस्तफेज भी से तंग करने लगा था कि वो वादे के मुताबिक उसे वो ढेर दे जिसका वो वादा कर चुकी। वरना वो सब कुछ इसके शोहर और पुलिस को बता देगा। जैसे तैसे करके उसने अभी तक मुस्तफेज को रोक रखा था, मगर वो अब ज्यादा देर रुकने वाला नहीं था। चंद ही दिनों में वो दोनों पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया के शहर बर्मिंघम मुंतकिल हो गए थे। रात के 12 बज चुके थे। वो 2 दिन से इस अनजान जगह पर एडन के पास थी, जो रूटीन के मुताबिक उससे कुछ देर बातें करने के बाद लीला को कमरे में तन्हा छोड़कर चला गया था। इसे कमरे से निकलने की इजाजत नहीं थी। वो एडन की पर्सनल स्पेस में इस कदर घसना चाहती थी कि एडन उसे इस घर में आजादना घूमने दे, मगर ये एक लंबा सफर था। वो तो अभी तक इतना एतमाद भी हासिल नहीं कर पाई थी कि लीला को उसका मोबाइल दे दिया जाता। इन 2 दिनों में वो एडन के थोड़ा करीब होने के अलावा कोई खास कामयाबी नहीं हासिल कर पाई थी। इसने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीजों को देखा था। लीला के इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन का एक ढेर था, मगर उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। जरा सी जल्दबाजी इसकी जान ले सकती थी। इंस्पेक्टर मार्क की प्लानिंग सिर्फ यहाँ तक ही थी। एक दफा रेडन के पास पहुंच जाने के बाद वो सिर्फ इसके रहमो करम पर थी। अगर वो उसे मारना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती थी। वो कुछ देर कंबल में चुपचाप लेटी रही और फिर कंबल से बाहर निकल आई। कमरे में जलते लंप की हल्की हल्की रोशनी थी, मगर कमरे की खिड़की के दूसरी तरफ बने हाल की दीवार पर बना अजीब व गरीब नक्शा से बरकल साफ नजर आ रहा। ये नक्शा हाथ से बना हुआ था और इस पर मुख्तलिफ लोकेशन को हाईलाइट किया गया था। वो कुछ देर तक खड़ी उसे यूं ही याद करने की कोशिश करती रही, मगर वो नक्शा और इस पर लिखे कोड सब बहुत अजीब था। अगर वो इस नक्शे को समझ पाती तो वो यकीनन जान जाती कि वो उस वक्त कहाँ है, मगर उसको समझ पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर सर खपाने के बाद जब वो कोई भी चीज याद करने में नाकाम रही तो उसने फैसला कर लिया कि वो इन कोड्स को लिखकर किसी भी तरह छपाकर अपने साथ ले जाएगी, मगर उसे यह काम जल्द से जल्द करा, क्योंकि रेडन कभी भी आ सकता था। इसकी काम करने, सोने या लीला से बातें करने की कोई रूटीन नहीं थी। वो दिन और रात के फर्क से बेनियाज कभी भी कुछ भी करने लगता था। रेडन के ख्याल ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। वो जल्दी जल्दी कागज ढूंढने लगी जो उसे वही एक टेबल के नीचे गिरा हवा मिल गया था।
इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी पेंसिल को उठाया और सामने नक्शे पर देखते हुए कागज पर एक लाइन खींच दी जो हाथ कांपने की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो कागज पर कुछ और व्यक्ति एक वहशतनाक ख्याल से इसका पूरा बदन कांप गया। वो तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से चेक कर सकते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब तुम अनजान हो, तब भी जब वो तुम पर एतमाद करने लगे। वहां से कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर आने की गलती मत करना, बेशक वो चीज़ तुम्हें कितनी ही फजूल क्यों न लग रही हो। मुझे यकीन है कि कोई भी फजूल चीज़ नहीं रखेगा। इसको ये तक पता होगा कि तुम्हारे गर्द कितने कागज के टुकड़े थे और वो किस किस पोजीशन में रखे हुए थे। याद रखो, इस तरह के लोगों को ये तक याद होता है कि वहां रखी पेंसिल में कितनी स्याही थी और वो टेबल पर किस अंदाज में रखी गई थी। वो बहुत ऑर्गेनाइजर है और अगर तुम इस मिशन में कामयाब होना चाहती हो तो तुम्हें इससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर रहना होगा। तुम्हारी हर चाल 100% कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ट्रेन में बताइए। इंस्पेक्टर मार्क की नसीहत याद आते ही लीला का बदन कांपने लगा था। वो समझ गई थी कि ये पेंसिल और कागज सिर्फ इसको तरीक करने के लिए रखा गया है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी ताकि उसे अंदर से ला करके कागज और पेंसिल को उनकी पोजीशन पर वापस रख सके, मगर दरवाजे तक पहुंचकर उसे अंदाजा हवा के इस रूम को तोड़ा था थी नहीं। वो किसी तरीके से भी दरवाजा नहीं बंद कर सकती थी। इसने वाशरूम का दरवाजा भी बगैर लाक के ही देखा था। अब उसे अंदाजा हवा के यहाँ किसी भी दरवाजे को लाक या कंडी नहीं लगाई गई थी। इसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वो कांपते हाथों के साथ वो कागज और पेंसिल इसी जगह रखने लगी। इसे अब बिल्कुल याद नहीं था कि जब इसने इन चीज़ों को उठाया था तो ये किस पोजीशन में रखी हुई थी। वो बारी बारी मुख्तलिफ पोजीशन ट्राई करती जा रही थी। इसका एक ध्यान कागज को उसी पोजीशन में वापस रखने और दूसरा ध्यान दरवाजे की तरफ था जहां से कोई भी किसी वक्त भी अंदर आ सकता था। काफी मेहनत के बाद वो कागज को इसी पोजीशन पर वापस रखने में कामयाब हो गई थी, मगर पेंसिल को दोबारा टेबल पर इसी पोजीशन में रखना इसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो पेंसिल लेते वक्त इतनी परजूस थी कि उसने इसकी पोजीशन को देखा ही नहीं था। वो दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि इन हालात में उसे क्या करने की तलकीन की गई थी। जब भी लगे कि तुम वहां रखी चीजों से तरीफ हो रही हो तो तुम्हें फिर इन चीजों से दूर होने की बजाय इनको अपने पास रख लेना है, मगर याद रहे ऐसा करने की सूरत में तुम्हें इस चीज को अपने पास रखने की ये वजह अपने दिमाग में सोच कर रखनी हो ताकि तुम वक्त जरूरत इनको बता सको। दी गरीब मारक की ट्रेन लीला की एक बार फिर काम आई थी। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर वहां रखी मेकअप की चीजों में से कुछ चीजों की जगह बदलने लगी ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये मेकअप के लिए चीजों को छिड़ रही थी। और इसी दौरान इसने पेंसिल की जगह भी तब्दील कर दी। वो चेयर पर कुछ मेकअप करने लगी थी। इसे अब कुछ सख्त सांस आया था, मगर रात को अचानक से उठकर मेकअप करने लग जाना भी एक नॉर्मल चीज नहीं थी। इसे अंदाजा हो रहा था कि ये सब इतना आसान नहीं है। ये टास्क एक काल दिल बनने या एक रात किसी के साथ सोने से भी मुश्किल था। अगर उसे कामयाब होना था तो उसे हर कदम पर मार्क की ट्रेन को याद रखना होगा। वो दो बहुत बड़े दबावों के दरमियान जकड़ी हुई थी। एक तरफ दी गरीब रेडिम जो अपने शातिर दमाव की मदद से अब तक एक माहा बना हुआ था और दूसरी तरफ दी गरीब मार्क जो रेडिम को एक्सपोज करने पर बजित था। इन दोनों के दरमियान फंसी लीला को इन दोनों की एक एक हरकत, एक एक बात और एक एक एहसास को समझना और फिर याद करना था, तभी वो जिंदा रह सकती थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे अपने पलक होंठों पर दस्तक लगाते उसके दिमाग में इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक आइडिया आया था जो बजाय खतरनाक मगर काबिल इस्तेमाल था। अगर वो इस तरकीब पर काम करती तो वो यकीनी तौर पर सामने दीवार पर बनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती थी, मगर इसके लिए उसे मजबूत हवास की जरूरत। वो कितनी देर तक आईने के सामने बैठी इस तरकीब को सोचते हुए अपने होंठों पर लगी दस्तक को गहरा करती गई थी। इसने अपने अंदर मौजूद तमाम हिम्मत को जमा किया और एक नज़र दरवाजे को देखते हुए उसने अपनी सिर उतारी और फिर अपना सीने बंद को खोलते हुए लैडर की मदद से उसकी अंदरूनी साइड पर वो तमाम को लिखने लगे जो सामने दीवार पर नजर आ रहे थे। उसने दोनों साइडों को भर लिया था। अचानक दरवाजा खुला। वो आईने के सामने बैठी ही दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुई थी जहाँ एडन खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। वो इसके आने से चंद लम्हे पहले ही अपने सीने बंद को अपनी कमर पर बांध कर हटी थी। इसे महसूस हवा के जैसे एडम इसकी इन हरकत को देख चुका है, मगर उसने खुद को पैर करने की बजाय पुरसुकून रखा था। क्या तुम इस रात में अपने सियाह चेहरे के हाथों मजबूर होकर आईने के सामने बैठकर खुद को तैयार करने लगी हो? वो दरवाजे से टेक छोड़कर अंदर की तरफ आ गया था जिस पर लीला भी अपनी नशिश छोड़कर इसके करीब पहुंच गई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद इस मेकअप की मदद से मैं अपने और तुम्हारे दरमियान हायल दीवार को हटा सकूँ। वो किसी तरह करके भी खुद को नाम रखे हुए थी, मगर वो उसे नाम कहा देना चाहता था। उसने लीला की नरम गर्दन पर अपने होंठ सबक गए थे और फिर उसकी कमर के गर्द अपना बाजू लिपटकर उसको अपने अंदर दबोचने लगा था। क्या तुम आज रात भी इस काल दिल से बेरुखी अख्तियार करोगे?
एडम इसकी बात को अगवा करते हुए अपने होंठ इसकी गर्दन पर बदन करते हुए उसके कान की नोक तक ले गया था, जिसको वो अपने होंठों में दबाकर चोसने लगा और फिर अगले ही लम्हे इसका रुख देते हुए इसकी कमर को अपने सीने से लगा चुका था। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जिस काम के लिए तुम्हें लाता हूँ वो कर लेता हूँ। वो सब लहजे में बोलते हुए दोबारा उसकी गर्दन पर होंठों का लमस देने लगा था। उसके हाथों की हथेलियां उसके बदन पर मस होती हुई कंधों तक पहुंचाई थी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक बिस्तर में सोना चाहती हूँ। फिजिकल रिलेशन के बगैर किसी मर्द के बिस्तर पर रात गुजारने का एहसास महसूस करना चाहती हूँ, वो भी तब जब वो मर्द ये सब करने का अख्तियार रखता हो और औरत के हर स्याह और सफ़ीद रूप से आशना हो। मेरी जिंदगी में इस औरत के बाद कोई औरत ऐसी नहीं रही जो मेरे बिस्तर पर सोई हो, और मैं ये बरकर नहीं चाहता कि इसकी जगह कोई दूसरी औरत है। यकीन करो रंग-बिरंग मर्दों के बिस्तर की ज़ेनत बनने वाली औरतें काबिल एतबार होती है, क्योंकि वो हर रंग व नस्ल के मर्द को जान चुकी होती है। एडन के हाथ लेदर के कंधों से सफेद बाजू पर उतार चुके थे और अब गर्दन से कंधे तक सारा हिस्सा इसके होंठों की गिरफ्त में आने के लिए तैयार था। औरों का साफ कभी काबिल एतबार नहीं हो सकते। एडम ने शाइस्तगी से जुमला कहा, जिस पर लेडी उसके सर वेजे और गर्म हिंदों की गिरफ्त से खुद को छड़ाते हुए पीछे हट गई थी। एडम की जुमलों की धार बहुत तेज थी। अगर मैं पैसों के लिए अपना जिस्म बेचने पर मजबूर न होती तो ये सुनने के बाद कभी तुम्हें खुद को छूने नहीं देती। इसने नाकाबिल एतबार वाली बात का शिकवा किया था। जब आइंदा मेरे पास आओ तो ये आधे नंगे जिस्म के साथ मत आना। कोशिश करना कि तुम पूरा लिबास पहन लो, इसमें तुम ज्यादा हॉट लगोगी। वो इसके कमरे से निकल कर जा चुका था। वार्ड दफा काई कान खंगीजन यो बयू लेदा तो 2 दिन में इन फाइल्स तक नहीं पहुंच पाई। पीटर इसकी 2 दिन की सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद इसे रवायती तौर पर डर रहा था। वो जानता था कि लीला का बैकग्राउंड ये काम सभी लड़की का है, इसलिए वो इस पर राग झाड़ना अपना फर्ज वेन समझता था। मुझे ट्रेन में यही समझाया गया था कि मुझे सबसे पहले खुद को सिक्योर करना है। लीला को एडम से मुलाकात के फौरी बाद यहाँ लाया गया था। खुद को सिक्योर करने का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम इस मिशन में कितना समय चल रहे हैं। मेरी जगह आकर देखे, आपको महसूस होगा हमारी रफ्तार कितनी तेज है। मिस्टर पीटर, तेज रफ्तार वाट 10 ये रफ्तार है। सोनी तो से बट मुझे तुम इस मिशन के बल्कि भी काबिल नहीं लगती। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हारा इंतखाब किया था। लीला उसकी रस्मी सी तंग और तेज बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती गई और कुछ देर के बाद वहां से मार्क के ऑफिस चली गई, जो उसे अपने ऑफिस में अचानक से देखकर हैरान हुआ था। इस दिन फोन पर होने वाली गुफ्तगू के बाद इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लीला इससे बात करेगी, मगर यहाँ तो वो उसकी तवक्को के बिल्कुल इसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। देर कुछ मुश्किल मार्क, अगर तुमने मेरी ट्रेन न की होती तो मैं आज नाकाम रहती। क्या ये तंज है? इसे सिर्फ इतना ही पता था कि लीला इस बार भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं लाई, इसलिए उसे लीला का शुक्रिया तनज लग रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि लीला आज उसे हैरान करने वाली है। इसने मुस्कुराते हुए वही कुर्सी पर बैठी ही अपनी शर्ट के अंदर हाथ डालकर सीना बंद निकाल लिया था, जिसको देखते ही मार्क एक बार चौंक गया। वहां सफेद कोट्स का एक अंबार लगा हुआ था। वार था सरप्राइज, वो सब पकड़कर बैठ गया। क्या ये सब इन्फॉर्मेशन तुम आई कांट बल्यू डेट इंस्पेक्टर में ये इन्फॉर्मेशन पीटर के सुपुर्द भी कर सकती थी? वर्थ आई बल्यू कि ये मिशन तुम्हें ही डेट करना चाहिए। मार्क हैरानी से कभी लीला का चेहरा और कभी वो इन्फॉर्मेशन देखने लगा था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि लीला इस कदर प्रोफेशनल हो चुकी थी। वो उसे हैरान और परेशान छोड़कर वहां से चली गई और एडम से एक और मुलाकात के लिए खुद को तैयार करने लगी। कुछ ही दिनों बाद वो वक्त आ गया था जब उसे एक बार फिर मिलने के लिए जाना था। इस बार किसी ने 9 नंबर से कॉल करके लीला को तैयार रहने का कहा था और वो लोग फिर इसी अंदाज में पीटर को चकमा देते हुए वो लीला को एक बार फिर एडम के पास पहुंचा चुके थे। इस बार एडम इसे किसी छोटी स्कर्ट की बजाय मशरकी लड़कियों की तरह पूरा बदन ढकने वाली सलवार कमीज में मलबूस देख कुछ हैरान हुआ था। वो किसी मशरकी लड़की के रूप में अपने बदन पर दुपट्टा लिपटे इसके कमरे में खड़ी थी। इस लिबास की वजह से तो तुम्हें आज बहुत नुकसान हवा होगा। लीला नुकसान की परवाह नहीं करती। एडम इसकी बात मुकम्मल सुने बगैर ही इसको अपनी बाहों में भरकर दबोच चुका था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि लीला के मुंह से बेअख्तियार एक चीख निकली जो शिद्दत दर्द की वजह से थी, मगर इसके बावजूद लीला को राहत का एक एहसास महसूस हुआ था। वो अपने बदन का सारा बोझ एडम के बदन पर डालकर खुद बेजान होकर उसके बदन से लिपटी हुई थी और वो बार बार उसके बदन को अपनी गिरफ्त में दबोचता जा रहा था, जिससे लीला बेअख्तियार ससत रही थी। एक अरसे बाद किसी ने इसे मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी बाहों के हिसाब में लिया था, इसलिए वो हर चीज से बेनियाज अपने जिस्म के गिर्द बने इसकी बाहों के हिसाब को महसूस कर रही थी। वो अपने होंठ एडम की गर्दन तक ले गई कि अचानक एडम ने उसे बेड पर धकेल दिया। कौन हो तुम? जिसका लहजा सख्त हो चुका था। तुम्हारा हम जिससे तुम अपना सियाह सफिया। कौन हो तुम? वो उसे टोकते हुए गुस्से से धाड़ा था। काल गर्ल? वो कौन सी काल गर्ल होती है जो किसी कस्टमर की बाहों में ससकने लगे? कस्टमर को खुश करना मेरा पेशा है।
वो एकदम घबरा गई थी। तुम्हारा बदन दबोचने से दर्द की वजह से तुम्हारे मुंह से निकलने वाली ससकियां किसी काबिल की नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जिस्म मर्द की शिद्दत बर्दाश्त करना सीख चुका होता है। वो बिस्तर के ऊपर ही लेदा पर झपकर उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगा। निरार एकदम चौंक गई थी। तुम मेरे बाद किसी कस्टमर से मिली थी? वो अपनी बात पर जोर देता हवा मुखातब हवा सिर्फ एक कस्टमर से वो अच्छी तरह सोच कर बोली थी, क्योंकि वो होटल से एक बार ही बाहर आई थी जब वो कस्टमर से मिलने के बहाने जैकब के साथ हेड क्वार्टर गई थी। इसने तुम्हें कहाँ से पक क्या था? ताफ कायल की थी। इसने ये लो अपना मोबाइल और इसी कस्टमर को फ़ोन करो। वो उसे उसका मोबाइल थमा चुका था। वो कांपते हाथों से मोबाइल पकड़कर नंबर सुकून करने लगी। कोई कस्टमर या नंबर होता तो ही वो डायल करती। हर गुजरता लम्हा उसकी सांसों की रफ्तार तेज करता जा रहा था। वो जानती थी कि एडन हकीकत जानने के बाद उसे कितनी बड़ी सजा देगा। कुछ देर बाद इसने रैंडमली एक नंबर डायल कर दिया जो बदकिस्मती से किसी के इस्तेमाल में ही नहीं था। शायद अभी इसका नंबर बंद है। अच्छा चलो, इस मोबाइल में जितने भी नंबर शुरू है इनमें से अपनी मर्जी के किसी नंबर पर कॉल करो। अब कॉल तो तब होती जब इस मोबाइल से कॉल करने का ऑप्शन होता। मारक ने उसे जो मोबाइल दिया था वो एक तरह से डमी फ़ोन था जिससे वो इमरजेंसी में सिर्फ मारक को कॉल या मैसेज कर सकती थी। मारक ने इस मोबाइल में मुख्तलिफ कस्टमर्स के नाम से जितने भी नंबर शुरू किए थे वो सब फेक थे। इसकी हजार कोशिश के बाद भी वो किसी एक नंबर पर कॉल नहीं कर सकी। ये तमाम नंबर फेक है। वो मानी फैज अंदाज में लेला की तरफ देखने लगा जिसको अब सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये कस्टमर्स के नंबर है। वो अपना काम पूरा होने के बाद मुझे ब्लॉक कर देते हैं। एडम इसकी मंतक सुनकर बनावटी सा हंस दिया। और खुदाया, सब कितना ठीक चल रहा था। सब कितना पुरसुकून और हसीन हो रहा था। एडन खुद को नॉर्मल रखने के लिए लंबे लंबे सांस लेने लगा। एडन के चेहरे के बदलते तासरात देखकर लिली समझ गई थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। इसकी सांसें अकड़ने लग गई थी।